नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम, जैसा कि आप मेरे पीछे थंबनेल देख रहे हैं, जो नेट की परीक्षा है, यूजीसी नेट, जिसको आजकल एनटीए आयोजित करवाता है, हिंदी विषय को लेकर और उसकी परीक्षा को लेकर काफ़ी बातचीत मेरे और विद्यार्थियों के बीच में होती रहती है। कई सवाल आते हैं। उसका जो बड़ा पाठ्यक्रम है उसको मैनेज करने की बात हम करेंगे आज। सबसे बड़ी समस्या यही है कि यूजीसी नेट का जो पाठ्यक्रम है वो इतना बड़ा है, 10 यूनिट उसमें है, उसको मैनेज कैसे करें, उसको लेकर मैं थोड़ी सी अपनी बात करना चाहता हूं कि मेरे सामने वही सवाल बार बार आते हैं। सबसे पहली बात और सबसे प्राथमिक बात यह है कि विद्यार्थी उसके नेट के सिलेबस को डाउनलोड करे, प्रिंट निकाले और उसको ढंग से 3-4 बार पढ़े, उसके बाद में किसी से बात करें। कई बार मेरे पास फोन आते हैं तो विद्यार्थियों ने सिलेबस देखा ही नहीं होता है। आप पहले सिलेबस देखें, सिलेबस में क्या है, कौन सी यूनिट में किस प्रकार की रचनाएं हैं, किस प्रकार का विश्लेषण है, ये सब देखने की कोशिश करें। मोटे मोटे तौर पर हम इसको 4 हिस्सों में बांट सकते हैं अगर पूरे पाठ्यक्रम को देखा जाए। पहला हिस्सा जो है वो असल में भाषा और लिपि का है। भाषा और लिपि का पाठ्यक्रम 1 यूनिट में ग्रामर के साथ दिया हुआ है, साथ ही व्याकरण है, साथ ही भाषा और लिपि है। और इसको अगर आप किसी भी पाठ्य सामग्री से पढ़े 2 या 3 प्रश्न आते हैं, ठीक है। इसको कवर करने में ज़्यादा समय लगता नहीं। मैं ये भी एक बात कहना चाहूँगा कि नेट की तैयारी करते समय विद्यार्थी ध्यान रखें कि जब वो एमए कर रहे होते हैं, स्नातकोत्तर के साथ साथ कोई विद्यार्थी अगर नेट की तैयारी करता है तो वो सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि वो अपनी भाषा विज्ञान या हिंदी भाषा का जो पेपर है एमए में जो लगता है, स्नातकोत्तर में जो लगता है, उसको थोड़ा सा ही ठीक से पढ़ ले तो यहाँ से सारे प्रश्न सही होते हैं। इतने सामान्य प्रश्न आते हैं भाषा और लिपि के, बहुत सामान्य, और 2 या 3 प्रश्न आते हैं सामान्यतः। फिर आता है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आपके 2 यूनिट में है। हिंदी साहित्य का इतिहास असल में 2 यूनिट से भी आगे बढ़ जाता है कई बार। जैसे 1 यूनिट में पूरा कविता का इतिहास है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। फिर 1 यूनिट में अलग से हिंदी गद्य विधाओं का इतिहास है, जिसमें नाटक, कहानी, एकांकी, संस्मरण, रेखा चित्र आदि आते हैं। ये हिंदी साहित्य का इतिहास है और मुझे लगता है कि पूरे पेपर का सबसे बड़ा पोर्शन यही है। पूरा जो प्रश्न, अगर 100 प्रश्न आते हैं तो 100 में से 50% से ऊपर प्रश्न यहाँ से आ जाते हैं। इसका कोई अंत नहीं है। आप कहाँ से पढ़ना शुरू करें, इसका कोई अंत नहीं है। आप रामचंद्र शुक्ल को पढ़ें, आप हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ें, आप बच्चन सिंह को पढ़ें, है ना। और डेटा के लिए आधुनिक काल में डॉक्टर नगेंद्र हरदयाल को पढ़ें। आप रचनाओं को क्रम से लगाएं, पिछले प्रश्न पत्र देखें, पेपर का नेचर समझें। अभी जो मैंने 3-4 किताबों के नाम लिए, ये पढ़ें। कोई यूं कह दे एक किताब बता दीजिए तो ये मुश्किल काम है। अगर आप नेट की तैयारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की कोई एक गाइड आप पढ़ें और वहाँ से सारे प्रश्न सही हो जाएं, तो थोड़ा सा मुश्किल काम। लेकिन अगर आप कोई गाइड खरीदते हैं, आपकी जो मर्जी आए, मार्केट में जो भी उपलब्ध है, कोई भी ऐसी आप गाइड खरीदते हैं तो उसको पूरा याद कर लें तो फिर काम चल सकता है। अगर कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो हालांकि ये बहुत गलत प्रोसेस होगा और ठीक बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप क्रम के जितने प्रश्न आते हैं, रचनाओं के जितने प्रश्न आते हैं, डेटा के जितने प्रश्न आते हैं, उस गाइड से बढ़ के आप याद कर लें तो आपका हो सकता है काम निकल जाए, है ना। नहीं तो कम से कम 2 या 3 इतिहास पढ़ें। शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह और नगेंद्र, 4 इतिहास पढ़ें। खुद के नोट्स बनाएं और चीज़ों को क्रम से लगाएं, रचनाओं को क्रम आदि से लगाएं। रचनाओं के क्रम के सवाल आते रहते हैं, उस पर एक अलग से वीडियो बन सकता है, यहाँ बातचीत नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद में काव्य शास्त्र का एक अलग से पोर्शन है। काव्य शास्त्र बहुत सामान्य, आप कोई भी एक किताब, कोई भी आपको भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र की कोई आपको हल्की सी, मतलब जो पुस्तक आपको समझ में आ जाए और जिसमें बेसिक डेटा दिया हुआ वो आप पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद में ज़्यादा चर्चा जिसकी होती है वो लगभग 6 से लेकर 10 यूनिट तक रचनाएं हैं। और उन रचनाओं में आप उन रचनाओं को देखें, यहाँ से अब काफ़ी सवाल आने लगे हैं। पिछले 2 पेपर जो हैं उसमें रचनाओं के भीतर से सवाल आते हैं। मेरी जो आज की बात है वो इसी को कंट्रोल करने की है। हिंदी साहित्य के इतिहास को कैसे पढ़ें, ये मैं वीडियो कम से कम 10 वीडियो बना चुका हूँ। आप जब यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तैयारी कैसे करें तो आपको खूब सारे वीडियो वहाँ मिलेंगे। ये बात हम थोड़ी सी पहली बार कर रहे हैं। तो इसमें जो कविता है, कहानी है, नाटक है, निबंध है, आत्मकथाएं हैं, संस्मरण है, जीवनी है, विद्यार्थी ये भी नहीं समझ पाता कि जीवनी कैसी है जी। एक तो जीवनी वो इतिहास में बढ़ता है, जहाँ इधर लिखा है जीवनीकार का नाम, इधर लिखा है जीवनियों का नाम। ऐसे नहीं है, यहाँ बाकायदा एक जीवनी लगती है, आवारा मसीहा। यहाँ बाकायदा एक नाटक लगता है, आधे अधूरे।
यहाँ बाकायदा उपन्यास है, बाण भट्ट की आत्मकथा, गोदान आदि, मेला अंचल, बहुत सारे बड़े बड़े, मतलब ये जो 6ठी से लेकर 10वीं यूनिट तक की रचनाएं हैं, सबको आप एक जगह इकट्ठे करें तो मेरे हिसाब से सैकड़ों रचनाएं हैं, और सबको एक टेबल पर रखें तो आप अच्छी खासी एक वजन, एक भार, एक ढेर आपके सामने होगा। तो इनको कैसे पढ़ा जाए? इनमें 2 प्रकार की रचनाएं हैं। कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो अपने आकार में लघु हैं, मतलब छोटी रचनाएं हैं, जैसे कहानी है ना, कहानी है, जैसे कविता है, जैसे निबंध है। एक तो क्या करता है विद्यार्थी, टारगेट लेता है ऐसे कि भाई मैंने नेट का फॉर्म भरना है दिसंबर 2023 का, और सितंबर अक्टूबर में तैयारी शुरू करता है। साहब मेरे पास टाइम नहीं है। वो मुझे फ़ोन करती है, कहता है गुरुजी मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल। तो भाई वो क्या करें, टाइम नहीं है तो क्या करें बताओ? बस मुझे फटाफट बताइए, आप नेट की तैयारी के लिए थोड़ा सा टाइम लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप एमए की शुरुआत करते हैं, आप अपने साथियों को, अपने आसपास के लोगों को बताएं कि जब आप एमए की शुरुआत करते हैं तब आप 2 साल हिंदी साहित्य इतना पढ़िए कि आपको उम्र भर पढ़ने की आवश्यकता न रहे। इतना पढ़िए, अच्छे कोई शिक्षक के पास, अच्छे कॉलेज, कोई भी बुरा नहीं होता, यूनिवर्सिटी कोई बुरी नहीं होती। आपको बस यहाँ से जो चीज़ें हैं, है ना, नेट के पाठ्यक्रम में जो जो किताबें हैं उनको उठाइए, लाइब्रेरी मिले तो लाइब्रेरी मिले, नहीं तो खरीदिए, पढ़ते रहिए 2 साल तक। तो ये जो कहानी है, कविता है, निबंध है, इनको पूरा पढ़िए। कहानी, कविता, निबंध आदि आपके पास नहीं है तो आप इंटरनेट पे जाइए, गूगल पे जाके सर्च कीजिए, पूस की रात कहानी, है ना, उसको सर्च कीजिए वहाँ पे जाके। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है, कविताएं आपको मिल जाएंगी, कविता कोश में मिल जाएगी, गद्य कोश पे आपको गद्य मिल जाएगा। हिंदी साहित्य समय एक नाम की वेबसाइट है, वहाँ आपको समय मिल जाएगा। ई पुस्तकालय एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ आपको हिंदी साहित्य का बहुत अच्छा मैटर मिल जाता है। ये 3-4 मैंने आपको वेबसाइट बताई है। इनफ्लिप नेट भंडार है किसी भी सब्जेक्ट के विद्यार्थियों के लिए। इनफ्लिप नेट, दोबारा लिख देता हूँ, मेरी इनफ्लिप नेट है ना, ये एक साइट है जो असल में भंडार है किसी भी प्रकार की सामग्री के लिए। तो आप इनफ्लिप नेट पे जाइए, वहाँ पीजी पाठशाला नाम का एक ब्राउज़र करें, आप ब्राउज़ करेंगे तो वहाँ पीजी पाठशाला नाम का एक पोर्टल है। वहाँ आपको स्नातकोत्तर में या नेट के लगने वाले पाठ्यक्रम में बहुत सारी किताबों के ऊपर चर्चा मिलेगी। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि ये सभी आप पूरे पढ़ें, इनको पूरा पढ़ लें, और हो सके तो कोई अंडरलाइन कर लें, क्योंकि दोबारा कभी पढ़ना पड़ेगा तो आप अंडरलाइन पढ़ लें। अच्छा, सवाल कैसे आते हैं? सवाल अगर आप इन तक पहुँचे हैं तो सवाल सही हो जाएंगे। बहुत गहरे सवाल नहीं आते, बहुत कंफ्यूज करने वाले सवाल नहीं आते, सवाल तो बहुत सीधे होते हैं। मैंने एक सवाल देखा कि बाण भट्ट की आत्मकथा में जो दीदी कैथराइन है वो कहाँ की है? शायद वो मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे याद आता है, ऑस्ट्रिया की है। वो कहीं की हो, मैटर ये नहीं है, लेकिन ये बात उसकी भूमिका में दे रखी है। बाण भट्ट की आत्मकथा की भूमिका में ये बात लिखी हुई है, पहले पेज पे, वो कहाँ की है। तो पहले ही पेज से प्रश्न आ गया। अब कोई कहे कि साहब देखो अंदर से पूछ लेते, हमें कैसे मालूम, हमने तो पढ़ा था कि बाण भट्ट की आत्मकथा की भाषा ऐसी है, उसकी समीक्षा हमने पढ़ी थी। अब उपन्यास कौन पढ़े, तो कौन पढ़े तो फिर कौन करे नेट, ये भी बात हो सकती है। लेकिन कम से कम जो कहानी है, कविता है, अच्छा नाटक, इसके साथ नाटक भी पढ़ा जा सकता है। आप एक दिन में 4 नाटक पढ़ सकते हैं, 5 नाटक पढ़ सकते हैं, इतनी छोटी रचना होती है नाटक। एक नाटक 2 घंटे में पढ़ा जा सकता है। मुझे लगता है जितना समय कहानी पढ़ने में लगता है उतना नाटक पढ़ने में लगता है। आपको जितना समझ में आता है उतना समझिए, नहीं तो पढ़ के छोड़ दीजिए, उससे आपका प्रश्न सी हो जाएगा। अब इसके बाद में जो बड़ी रचनाएं हैं, आकार में जो वृहद हैं, असल में जिसको हम कहेंगे कि बड़े बड़े उपन्यास हैं, बड़े बड़े नाटक हैं, जीवनियाँ हैं, इस प्रकार की जो रचनाएं हैं, उनके अगर वो पढ़ पाते हैं आप, अगर कोई आदमी, अगर कोई विद्यार्थी एमए प्रवेश से अपनी बात नेट के बारे में स्टार्ट करता है, मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप ये भ्रांति मत पालिए कि आप 3 महीने में नेट की तैयारी कर लेंगे। करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अभी जो विद्यार्थी एमए कर रहे हैं, अभी जो विद्यार्थी एमए स्टार्ट कर रहे हैं, उनको आप ये वीडियो भेजें, उनको बताएं कि भाई नेट आपका अगर टारगेट है तो आप एमए प्रवेश और फाइनल 2 साल पढ़िए। ठीक है, उस अगर 2 साल में आप लगातार तैयारी करते हैं तो आप सारे उपन्यास पढ़ सकते हैं, सारे नाटक पढ़ सकते हैं। फिर भी आपके पास समय क्या है, समय कम है, तो इनके बारे में समरी पढ़िए। जो बड़ी रचनाएं हैं, जैसे उपन्यास हैं, जैसे जीवनी है, कोई आत्मकथा है, उनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा जानिए, इनको पूरा पढ़िए और इनके बारे में पढ़िए। ठीक है, जैसे आपको मेला आंचल है
तो फिर महिला आंचल को पढ़ने के क्या तरीके हैं? 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो महिला आंचल हिंदी में लिखिए आप गूगल पर, महिला आंचल की समीक्षा, है ना, ऐसे लिखिए, महिला आंचल की समीक्षा ऐसे लिखिए हिंदी में, तो आपके सामने कई प्रकार के ऑप्शन आएंगे। कुछ तो ऐसे यूट्यूब के वीडियो आएंगे जो मेरे जैसे किसी ने बना के डाल रखे हैं, जिनमें कुछ ज़्यादा दम है नहीं। तो उसमें क्या होगा कि वो आपको छोटी छोटी बातें बताएगा, पहले आपको कहेगा सब्सक्राइब कीजिए, वो कीजिए, देखिए, हमारे साथ बने रहिए, ये सब उसमें आपका समय जाता है ना। फिर वो कोई 2 काम की बात बताए कि नहीं बताए, कोई भरोसा नहीं। आप टेक्स्ट पे जाइए। मेरा ये मानना है कि अगर आप महिला आंचल की समीक्षा पढ़ना चाहते हो तो आप नीचे और सर्च करें। नीचे जाने पर आपको कुछ, क्योंकि गूगल कई ऑप्शन दिखाता है नीचे तक, हम नीचे जाते नहीं, हम पहले ऑप्शन को चूज करते हैं। पहला ऑप्शन वो दिखाता है गूगल जिसमें व्यूज ज़्यादा हो, और व्यूज ज़्यादा यूट्यूब आदि में आ जाते हैं। अगर किसी पत्रिका में महिला आंचल के संबंध में बहुत अच्छा आर्टिकल छपा हो तो फिर वो गूगल सबसे पहले नहीं दिखाता, वो बहुत बाद में दिखाता है नीचे जाके। तो अगर कोई पत्रिका में या कहीं मतलब इन फिल्म नेट पे आपको मिल जाए महिला आंचल के बारे में एक PDF मिल जाए, उसको पढ़ लीजिए। उसको पढ़ के आपके दिमाग में 2-3 तरह की बातें आ सकती हैं। एक तो उसका मूल भाव क्या है, उसमें मूलतः किस बात की समस्या है, किस चीज़ का चित्रण किया गया है, कौन कौन सा मुद्दा उसमें उठाया गया है ना, वो चीज़ें आपको समझ में आ गई। अच्छा भाई महिला आंचल में ये बातें हैं, अपने शब्दों में उस समरी को नोट करें। उसके बाद में उसमें कोई पात्र है या विशेष है, उसका कोई नायक है, उसकी कोई नायिका है, उसमें कोई विशेष घटना है, उसके साथ कोई विशेष स्थल जुड़ा हुआ है, उसके साथ कोई विशेष सन जुड़ा हुआ है, कोई भी चीज़ उसको आप नोट करें। आप अगर संतुष्ट नहीं होते हैं उसे एक PDF को पढ़कर, तो आपको दूसरी PDF पढ़े, कोई दूसरा वीडियो देखें, इंटरनेट पे जाके इन रचनाओं के बारे में सर्च करें। अगर आप महिला आंचल पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से आम विद्यार्थी को 5 या 7 दिन लग सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। लेकिन महिला आंचल के बारे में पढ़ेंगे तो आप 2-3 घंटे में एक निष्कर्ष निकाल लेंगे। उसको अपनी डायरी में, अपने रजिस्टर में नोट कीजिए। ऐसे करके इन बड़ी रचनाओं को पढ़ते जाइए, ठीक है, और उनका जो निष्कर्ष है, उनकी एक समरी आपके पास नोट्स तैयार होगा जो परीक्षा में काम आएगा। इसके साथ 6ठी से लेकर 10वीं यूनिट तक के लिए कोई गाइड आप ले सकते हैं, किसी भी प्रकार की गाइड। बहुत सारी गाइड आती है, पहले प्रतियोगिता साहित्य की आती थी, दृष्टि की आती है, मैंने तो देखी नहीं है कौन सी गाइड किस प्रकार की, लेकिन यहाँ सहायक सामग्री के रूप में कोई गाइड आप ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पूरा सिलेबस अगर आप 3 महीने इनको देते हैं, है ना, हिंदी काव्य शास्त्र को, हिंदी साहित्य के इतिहास को, भाषा और लिपि को ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है नहीं मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, है ना। तो अगर आप अगर टाइम दें तो मुझे लगता है कि 40% टाइम या 35% समय हिंदी साहित्य के इतिहास को दें, ठीक है, 40% टाइम आप रचनाओं को दें, 10% या 5% आप भाषा लिपि को दें, और काव्य शास्त्र को आप 10% 15% टाइम दे सकते हैं। तो ऐसे करके मुख्य आपके सामने 2 पोर्शन है। हिंदी साहित्य का इतिहास और रचनाओं को लेकर लगभग मुझे लगता है कि 70 से ऊपर प्रश्न आ जाते हैं। तो ये 2 बड़े पोर्शन है। तो ये जो रचनाओं की हमने बात की, इसमें हमने 2 तरीके की बात की। अगर आपको समझ में आती है तो मैं इसको समराइज कर देता हूँ। छोटी रचनाओं को पूरा पढ़ें और उनको अंडरलाइन करें, हो सकता है उनकी समरी बनाएं, प्रिंट लें, ठीक है। थोड़ा सा महंगा होता है नेट की तैयारी करना, थोड़ी सी किताबों के पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, तो उनकी छोटी रचनाओं को पूरा पढ़ें, उनके प्रिंट लें, उनको उनके अगर मान लो समरी आप बना सकें 2-2 लाइन में, 4-4 लाइन में, आपने कहानी पढ़ी 5 लाइन की में उसकी कोई सार लिख लिया, 1 लाइन में उनके पात्र लिख लिए, तो आपके काम आएगी चीज़। बड़ी रचनाएं पूरी न पढ़ के उनके बारे में पढ़े, पूरा कोई पढ़ सके। एक बात यह भी है कि नेट की परीक्षा क्लियर करने के लिए नेट का पूरा सिलेबस पढ़ना या कवर करना आवश्यक भी नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि कोई विद्यार्थी जो नेट कर रहे हैं, जिनकी नेट क्वालिफाई हो रही है, वो पूरा सिलेबस कर पाते हो। मेरे नज़र में ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी जो स्कूल लेक्चरर की तैयारी करते हैं, और आमतौर पर मैं उनको स्कूल लेक्चरर के बारे में गाइडेंस करता हूँ, और उनकी नेट हो जाती है। पहले तो अब थोड़ा सा ये रचनाओं के अंदर से सवाल पूछे जाने लगे, नहीं तो लगभग विद्यार्थी की नेट हो जाती थी। नेट बहुत सामान्य चीज़ हो गई थी एक बार। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को लेकर हवा नहीं बनाएं, और मुझे लगता है कि पाठ्यक्रम को आराम से देखें और थोड़ा सा समय लें और फ्लो में तैयारी चलने दें। एक बात यह भी कोशिश करें कि नेट की तैयारी करते समय सब्जेक्ट को कमांड कर लें। हिंदी साहित्य का इतिहास, भाषा लिपि, भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, रचनाएं इतनी सारी है। आप एक 12 महीने का, 1 साल का बनाएं बढ़िया से शेड्यूल और अच्छे से तैयारी करें। इधर नेट हो जाएगी, इधर सब्जेक्ट तैयार होगा। जैसे सब्जेक्ट तैयार होता है वैसे आप कहीं भी राजस्थान में, हिंदुस्तान में कहीं भी जाएं, अच्छा सब्जेक्ट आपका तैयार है तो सब्जेक्ट बेस्ड भर्तियां, उसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। ये कुछ बातें थी जहाँ तक मुझे समझ में आई,
और कुछ सवाल आपकी तरफ से होंगे तो हम छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो में उनका जवाब देंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।